बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कोरोना से जुड़ी है। जी हां, लॉकडाउन रिटर्न से इस वक्त इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है महाराष्ट्र के नागपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना के खतरे से जुड़ी। नागपुर शहर में 15 मार्च से 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। नागपुर के प्रभारी मंत्री नितिन राउत ने इसकी घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान जो ज्यादा जरूरी सेवाएं हैं, तमाम जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नागपुर में ऐसा किया क्यों जा रहा है, इसके पीछे की वजह आपको बता दें। दरअसल में नागपुर में 24 घंटे में कोरोना के 1700 से ज्यादा मामले सामने आए। पूरे महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 13,659 मामले सामने आए। यही वजह है जिसके चलते महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वो लॉकडाउन जिसकी शुरुआत होने जा रही है 15 मार्च से। हालांकि इस तरीके के तमाम एहतियातन कदम महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में पहले से उठाए जा रहे हैं। इसी के चलते ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या लॉकडाउन एक बार फिर अपने पांव पसारते हुए नजर आ रहा है। क्या कोरोना के चलते हालात इस तरीके के एक बार फिर बनते जा रहे हैं कि देश के बड़े हिस्से में लॉकडाउन लगाना मजबूरी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके के जरूरी कदमों को उठाना बेहद जरूरी है वो यहां पर नहीं नजर आ रहे हैं। फिर बात चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की हो, बात चाहे मास्क की हो। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना के मोर्चे पर किस तरीके से मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन में 13,000 से ज्यादा मामले कोरोना के निकलकर सामने आए हैं, जिसके चलते हालात एक बार फिर गंभीर बनते नजर आ रहे हैं। इस बीच कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर बीएमसी सख्त नजर आ रही है। क्वारंटीन नियम का उल्लंघन किया तो एफआईआर किया जाएगा, ये ऐलान बीएमसी की तरफ से किया गया है। बड़ा फैसला बीएमसी की तरफ से, अगर क्वारंटीन नियम का कोई भी वायलेशन करता है तो एफआईआर किया जाएगा। नागपुर में क्या कुछ हालात हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुंबई में किस तरीके की तस्वीर है, एक रिपोर्ट देखिए। वायरस लगातार पैर पसार रहा है। हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर मामले जो हैं वो स्लम इलाकों से नहीं बल्कि ऊंची इमारतों से और रिहायशी इलाकों से सामने आ रहे हैं। बीएमसी से मिली जानकारी के मुताबिक 90% जो मामले हैं वो ऊंची इमारतों से सामने आ रहे हैं और सिर्फ 10% जो मामले हैं वो स्लम इलाकों से सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए बीएमसी बेहद सख्त है। अगर किसी इमारत में अगर कोई शख्स पॉजिटिव मिलता है तो जिस फ्लोर पर वो शख्स रहता है उस फ्लोर को ही सील किया जा रहा है। इसके अलावा अगर एक बिल्डिंग में 5 या 5 से ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव मिल रहे हैं तो पूरे बिल्डिंग को ही सील किया जा रहा है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी बीएमसी का विशेष ध्यान है, यानी कि अगर कोई शख्स को कोविड पॉजिटिव मिल रहा है तो उसके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उन सब का कोविड टेस्ट तो हो ही रहा है। साथ ही बिल्डिंग में काम करने वाली जो मेड हैं, घर काम करने वाली, उनका भी कोविड टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बीएमसी की सख्ती इससे भी पता चलती है कि अगर कोई शख्स क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त निर्देश है कि एफआईआर दर्ज कार्रवाई की जाए। यानी कि एक तरफ जहां कोरोना पर लगाम लगाने के लिए बीएमसी तमाम कदम उठाती दिख रही है, तो वहीं फिलहाल जिस तरह से मुंबई में हर रोज़ कोविड के मामले सामने आ रहे हैं उससे ये नहीं लगता कि बीएमसी अपनी कोशिश में कामयाब होती दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो आपने रिपोर्ट देखी मुंबई की ग्राउंड जीरो पर किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से बदलते वक्त में बीएमसी के सामने चुनौतियां और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। रुक करते हैं सीधा ग्राउंड जीरो का। मुंबई से हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल डबास, जो लगातार नीतियों के स्तर पर कवर करते रहे कोरोना को, आईसीएमआर से लेकर एम्स के मोर्चे पर। पंकज मिश्रा जिनकी रिपोर्ट आप अभी देख रहे थे वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल विकास आपसे, बीएमसी कह रहा है कि क्वारंटीन का अगर उल्लंघन किया तो एफआईआर, क्या ये देर आए दुरुस्त आए वाली कोशिश है? बिल्कुल, देखिए बीएमसी की हालत ये हो गई है कि आग लगी है तब कुआं खोदा जा रहा है। जब स्थिति हाथ से निकलती नजर आ रही थी, लगातार संख्या कोविड मरीजों की बढ़ रही थी, तब जाके इस किस्म की सख्ती बढ़ाई जा रही है। अगर ये सख्ती कुछ महीने पहले से लागू रहती तो कदाचित ये स्थिति इस समय मुंबई की नहीं होती। इसे सेकेंड वेव कहा जाए या कुछ भी, बीएमसी की कोशिशें आधी अधूरी ज़रूर नज़र आती है, खासकर तब जब मुंबई की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, पूरे राज्य की, तो मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की स्थिति इसलिए भी भयावह है क्योंकि पूरे देश में कोविड के जितने मरीज आ रहे हैं उसमें 60% हिस्सा जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र का है। ऐसे में किस स्तर के कदम उठाए जाने चाहिए, किस किस्म की सख्ती बरती जानी चाहिए, जो आज हो रहा है वो अगर 2-3 हफ्ते पहले हो जाता तो कदाचित इस स्टेज पर हम आते नहीं और ये सख्ती बरतने की नौबत नहीं आती। जी अनुराग। बिल्कुल, लेकिन पंकज आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देखिए जो हाई राइज सोसाइटीज हैं
कोरोना के बढ़ते मामलों की बड़ी वजह वो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ना कि झुग्गी झोंपड़ियां। एक वक्त था जब धारावी सबसे बड़ी मुश्किल थी, लेकिन क्या वजह है इस बड़े बदलाव की और इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कुछ कदम आखिर उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे हैरानी की बात यही है कि स्लम से नहीं बल्कि हाई राइज से ज़्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। अनुराग, जैसे कि मैंने बताया कि हाई राइज बिल्डिंग में अगर कोई केस मिल रहा है तो पर्टिकुलर जिस फ्लोर पर वो रह रहा है उस फ्लोर को सील किया जा रहा है। अगर 5 से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं तो पूरे बिल्डिंग को सील किया जा रहा है। और इस तरह से अब तक 2500 फ्लोर को बीएमसी सील कर चुकी है, करीब 200 इमारतों को बीएमसी सील कर चुकी है। और ज़्यादातर जो मामले हैं वो अंधेरी, विले पार्ले ऐसे इलाकों से सामने आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, अंधेरी, विले पार्ले ये सब एक पॉश इलाका है जहाँ पर बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज रहते हैं और इन इलाकों से ज़्यादातर मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बीएमसी अपनी तरफ से सख्ती कर रही है। अब ये कहा गया है कि कोरोना के नियमों का जो पालन नहीं करता और खासतौर पर क्वारंटीन के दौरान जो घर से बाहर निकलता है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और सख्ती से कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मुंबई पुलिस को भी लगा दिया गया है कि अगर सड़क पर कोई बिना मास्क पहने घूमते दिखाई देता है तो बीएमसी के अलावा मुंबई पुलिस भी उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये सारे जो नियम हैं वो लगातार बदल रहे हैं, लगातार सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन अभी तक जो कोविड के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं वो नीचे नहीं जा रहे हैं। वो तो चुनौती कहीं ज्यादा है, लेकिन उस चुनौती से कैसे निपटा जाए इसके लिए जो तमाम एजेंसीज हैं वो एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। आप दोनों का रुख करेंगे और नागपुर जैसे वो कौन से इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं महाराष्ट्र में, ये भी आपसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना के मोर्चे पर, कोरोना पर सीएसआईआर के डायरेक्टर का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि ब्राजील में कोरोना का स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है। नेजल वैक्सीन महामारी के खिलाफ सबसे नया हथियार है। दो अलग अलग खबरें हैं सीएसआईआर के मोर्चे पर, ये दो अलग अलग खबरें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें डायरेक्टर ने कहा है कि देखिए जो नेजल वैक्सीन है वो एक बड़ा हथियार हो सकती है, लेकिन उन्होंने चिंता भी जाहिर की है ब्राजील के कोरोना के स्ट्रेन को लेकर। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। यूके स्ट्रेन के ऊपर वैक्सीन काम कर रही है, लेकिन पी स्ट्रेन की बात करें उस पर वैक्सीन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। कितना खतरनाक है, कितना फ़र्क है यूके और ब्राज़ील के बीच? फ़र्क तो वैसे म्यूटेशंस में है कि कुछ म्यूटेशंस अपने अपने अलग ब्राज़ील के संगे P1 के है और कुछ B117 के भी अलग है, लेकिन अभी तक पूरा ढंग से इतना कि समझा नहीं है कि कौन सी वैक्सीन का असर कम हो रहा है, कौन सा ज़्यादा हो रहा है। यह अभी मीडिया में ज़्यादा बात चल रही है। विज्ञान जगत के सामने में ऐसा कोई ये नहीं आया कि कई सारे वैक्सीनों को जिनको अनुमति मिली है आज के दिन पूरे विश्व में, जैसे कि फाइज़र की हो, मॉडर्ना की हो, एस्ट्राजेनेका की हो, रशिया की स्पुतनिक की हो, तो इन सभी वैक्सीनों का अभी तक ऐसी कोई स्टडी सामने में नहीं आई है कि वो कम या ज़्यादा इफ़ेक्टिव ब्राज़ील के स्ट्रेन पे हो। सर, एक सवाल ये उठता है कि ब्राज़ील का पी सीरीज़ है लेकिन साउथ अफ्रीका और यूके की बी सीरीज़ का है, तो कैसे सीरीज़ में चेंज हो जाता है म्यूटेशन के साथ साथ जो स्ट्रेन? वो एक अपना अलग तरीका है नाम देने का, तो लोगों का कोई कन्वेंशन है जिसे वो नाम देते हैं। ये तो मुझे पता नहीं कि पी और बी कैसे होता है, लेकिन ये जो B117 जो हम लोग कहते हैं या फिर साउथ अफ्रीका ने जो B1351 कहते हैं, तो ये बेसिकली अलग अलग म्यूटेशंस होती है वायरस के सरफेस पे, अलग अलग जीन्स में। तो ये जीन्स के म्यूटेशन को कहने के लिए सिर्फ ये एक नाम दिया हुआ है। एक दूसरा नाम भी देते हैं, जैसे यूके के म्यूटेंट को N501Y कहते हैं। तो उसका बहुत सीधा तरीका है कि म्यूटेशन में कौन सा किस प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड कहाँ तक चेंज हुआ, उसके बारे में उसकी जानकारी होती है, लेकिन उसका एक अपना तरीका होता है, कन्वेंशन है नाम देने का। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो ब्राज़ील का पी संक्रमण है उसके लड़ने के लिए ज़्यादा एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ती है, यानी जो वैक्सीन है वो ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनाए तब उससे लड़ा जा सकता है। ऐसे कुछ रिसर्च भी सामने आई है, आप कितने सहमत? नहीं, अभी तक तो फॉर्मली ये नहीं कह सकते ज़्यादा कम वगैरह। सिर्फ एक स्टडी जो आई थी वो मानुस नाम का प्रांत जो है ब्राज़ील में, वहाँ पे थोड़ी चिंताजनक बात तो ज़रूर हुई थी कि वहाँ पे जो दूसरी वेव जो आई उसमें P1 का थोड़ा काफ़ी पाया गया था, तो उससे लोगों को थोड़ी चिंता हो रही थी। लेकिन आज के दिन में इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि एंटीबॉडीज़ कम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है वायरस। लेकिन जो मानुस की आपने बात की वो अमेज़ॉन जो उनका स्टेट है उनकी कैपिटल भी है, और वहाँ एक बार कहा जाए 70% 75% एक तरह से एंटीबॉडीज़ लोगों के अंदर सीरो सर्वे में निकली है। वहाँ जो संक्रमण तेज़ी से फैला है नए स्ट्रेन का, लगता है कि दोबारा संक्रमित होने लगे हैं लोग, या नए स्ट्रेन पर एंटीबॉडी काम नहीं कर रही? लेकिन आज के दिन में ऐसा है कि विज्ञान जगत के सामने में हम लोग जो पुरावा देखते हैं
वो सिर्फ मानुस का ही है। बाकी जगह और कहीं पे ये पाया नहीं गया कि अगर ये सही में पूरे विश्व में अगर लागू होता तो कई और जगह पे हम लोगों को पता चलता कि P1 काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जैसे कि अमेरिका में भी हो। लेकिन इतना अभी तक P1 का इतना प्रभाव जो है इतना सामने में नहीं आया है जिससे कि हम लोग कह सके बहुत फर्मली कि P1 ज़्यादा अग्रेसर हो रहा है हर जगह पे। और राहुल डवास, अभी आपकी रिपोर्ट देखिए हमने, एक तरफ नेजल वैक्सीन एक बड़ी राहत है आने वाले वक्त के लिहाज से, लेकिन ब्राजील का स्ट्रेन एक बड़ी चुनौती और खासकर महाराष्ट्र जैसे सूबों में लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े। निश्चित रूप से अनुराग, क्योंकि अगर आप ब्राज़ील की तुलना करेंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन है, लगभग वही जो भारत की कंडीशन है वही ब्राज़ील की रहती है, यानी विषुवत रेखा से बेहद करीब है। जिस शहर की बात की, अमेज़न के शहर की बात की, मनोज की, वो शहर है जिसके सीरो सर्वे में 75% तक एंटीबॉडी पाई गई थी, जिसे सभी एजेंसीज कर रही थी। अमेरिका के CDS की बात करें, उन्होंने भी यही कहा था कि ये पहला शहर है जिसमें हार्ड इम्यूनिटी आ जानी चाहिए, लेकिन वहाँ पर जंगल को काट करके कब्रिस्तान बनाया गया था, ऐसी नौबत आ गई थी। हम सुबह ICMR भी गए थे और वहां भी जो कम्युनिकेबल डिजीज के डायरेक्टर, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि सुपर स्प्रेडर नहीं है। पहले हम सुपर स्प्रेडर की बात करते थे, इसी में आपका जवाब भी मिल जाएगा। सुपर स्प्रेडर का मतलब है दुकान वाला, खोमचे वाला, आमतौर पे जो लोअर मिडिल क्लास या झुग्गी झोपड़ी इलाकों में रहता है, जो बहुत से लोगों से मिलता है और तेजी से संक्रमण फैलाता है। बोले सुपर स्प्रेडर नहीं है। जो महाराष्ट्र में अभी हो रहा है वो सुपर स्प्रेडर इवेंट है। इसीलिए जो सीरो सर्वे वो बताता है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका था वहाँ 40-45% तक एंटीबॉडी थी, वहां लोगों को कोरोना हो चुका है। लेकिन जो अपार्टमेंट्स है, जो बंगलोज है, वहां कोरोना 20%, 25% के आसपास था, यानी बिल्कुल। लेकिन एक तरफ जहां कोशिश यह है कि कोरोना के जो मामले हैं उनको पूरी तरीके से खत्म किया जाए, उस बीच अगर मामले बढ़ रहे हैं तो अपने आप में एक चुनौती जरूर है तमाम एजेंसीज के सामने। विकास, आपसे समझना चाहेंगे, नागपुर का हमने बताया दर्शकों को कि देखिए 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगने जा रहा है नागपुर में। नागपुर के अलावा और ऐसे कौन से शहर या कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर लॉकडाउन, कर्फ्यू या इस तरीके की तमाम चीजों की शुरुआत की जा चुकी है? अनुराग, देखिए जिस तरीके से लापरवाही बढ़ रही थी, लॉकडाउन के संकेत महाराष्ट्र सरकार पहले ही दे चुकी थी। नागपुर ऐसा पहला शहर बनने जा रहा है जहां पर 15 मार्च से 21 मार्च मतलब लगातार 7 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके अलावा नासिक और औरंगाबाद, ये 2 ज़िले ऐसे हैं जहां पर आंशिक लॉकडाउन है, मतलब वहां पर कुछ चीज़ों को रियायत दी गई है लेकिन ज़्यादातर चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जलगांव की बात करें, जहां पर बीते दिनों में कई बहुत ज़्यादा मामले सामने आए थे, वहां पर 3 दिनों का जनता कर्फ्यू ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। मतलब लोग घरों से नहीं निकलेंगे, अपने रोज़ाना की जो उनकी दिनचर्या है उससे उसको खत्म करके जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे। तो ये सख्ती जो है, इसके संकेत पहले से दिए जा चुके थे, लेकिन अब जिस तरीके से लापरवाही का आलम बढ़ता जा रहा है, आपसे थोड़ी देर पहले अनुराग मैं बताना चाहता हूं, हमारे प्रतिनिधि ने जब नागपुर में लापरवाही का जायजा लेने के लिए जब वो बाहर निकले तो कुछ लोग तो ये कहते भी नजर आए कि क्या होता है कोरोना, मैं कोरोना मरीजों के साथ बैठकर खाना खा सकता हूं लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। तो इस किस्म से लोग जो है वो बिल्कुल कोरोना को गिन नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है, तमाम लोगों को समझना है कि कोरोना के खिलाफ बोलकर आप शेखी नहीं बगा रहे हैं, आप एक तरीके से एक बड़ी चुनौती को न्योता दे रहे हैं, कानूनी तौर पर भी और आपकी सेहत के मोर्चे के लिहाज से भी। लेकिन पंकज, जैसा हमारे सहयोगी विकास बता रहे हैं कि देखिए नागपुर, नासिक, जलगांव और इसके साथ साथ वो और कुछ इलाकों का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में मुंबई में भी इस तरीके के हालात बनते नजर आ रहे हैं? BMC की क्या कुछ तैयारियां इस मोर्चे पर कि कर्फ्यू और लॉकडाउन को ना लगाना पड़े? जी बिल्कुल, देखिए ये BMC की तैयारी ही है। BMC लगातार यही कोशिश कर रही है कि सख्ती लाया जाए, लोगों को कहा जाए कि नियमों का पालन हो, क्वारंटाइन के नियम का पालन किया जाए ताकि लॉकडाउन फिर से ना लगाया जा सके। लेकिन जिस तरह से मुंबई में लोगों की लापरवाही दिखाई दे रही है, हर रोज़ हम मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाकर ये दिखा रहे हैं कि कैसे बिना मास्क पहने, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए लोग जो है बेखौफ सड़कों पर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके इशारे भी अब मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं वो देने लगे हैं कि अगर ऐसा ही माहौल रहा, इसी तरह से अगर कोविड के मामले बढ़ते रहे तो फिर मुंबई में आंशिक लॉकडाउन लगाया जा सकता है। फिलहाल सरकार की कोशिश यही है कि सख्ती से काम किया जाए और अगर ऐसे में भी अगर कोविड के मामले कम नहीं आते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब सरकार और भी कठोर फैसला ले सकती है। जी अनुराग। बिल्कुल, तो लगातार कोशिशें यहां पर की जा रही हैं BMC के मोर्चे पर ताकि हालात काबू में रहें और ऐसी नौबत ना आए
कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर लॉकडाउन का ऐलान करना पड़े। लेकिन जो आंकड़े कोरोना के आ रहे हैं वो यकीनन हर किसी को परेशान कर रहे हैं। कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े, ये भी आपको बताएंगे। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की एक और अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कोरोना का टीका लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। मां ने वैक्सीन की पहली डोज ली, ये ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम ने लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भी कोरोना का वैक्सीन ले चुकी हैं। तो अगर आप अभी उस दायरे में आते हैं जहां पर आपको टीका लगना चाहिए और आपने अभी तक अगर कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया है तो आप कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। लेकिन इन सब के बीच राहुल, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो कोरोना का ट्रेंड है वो हर किसी को चौंका रहा है, क्योंकि 24 दिन में कोरोना के आंकड़े डबल हो रहे हैं, 38 दिन में कोरोना के मामले ट्रिपल हो रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि टीकाकरण की जो रफ्तार होनी चाहिए अब धीरे धीरे उस रफ्तार पर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कोरोना कम नहीं हो रहा तो इसके ऊपर सरकार को भी समझना होगा और आम जनता को भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने टीका लगवा लिया, आप बिना मास्क के घूमते हो, आपको लगता है कि अब कोरोना नहीं हो सकता। इसकी दो वजह आपको बताता हूँ। पहला तो ये कि एक पहला टीका लगेगा, उसके 28 दिन के बाद दूसरा शॉट लगेगा, डबल डोज लगेगा, और उसके 21 दिन के बाद आपके अंदर एंटीबॉडी आएगी। जो टीकाकरण में भाग ले चुके उनकी बात कर रहा हूँ। और अनुराग, ये भी संभव है कि 21 दिन के बाद भी एंटीबॉडी ना आए, क्योंकि एक्यूरेसी की बात करें 81%, 85%, 90% है। 100% किसी भी टीके की एक्यूरेसी नहीं होती है। यानी उसके बावजूद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। जी अनुराग, बिल्कुल अहम बात यहां पर आप राहुल कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, विकास और राहुल आपका जुड़ने के लिए।